नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम डॉक्टर्स लाइव। डॉक्टर्स लाइव में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर संदीप दवे जी। दवे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर, बातों की शुरुआत करते हैं कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई थी? मेरी प्रारंभिक शिक्षा रायपुर से ही हुई है जी। और मेरा मेडिकल एजुकेशन भी रायपुर से ही हुआ है। मैं प्रारंभिक शिक्षा होली क्रॉस स्कूल बैरन बाजार जी मेरा पेरेंट स्कूल बोल सकता हूँ, जहाँ पर मैंने कक्षा प्रथम से लेके 11वीं कक्षा तक, हमारे समय में 11वीं बोर्ड हुआ जी जी हमारे समय में 11वीं बोर्ड हुआ करता था, तो 11वीं बोर्ड तक के पूरा का पूरा जी स्कूल जो है वो स्कूलिंग जो है वो मैंने होली क्रॉस स्कूल बैरन बाजार से की। प्रेरणा कहाँ से मिली कि डॉक्टरी की पढ़ाई किया जाए? कौन आपके रोल मॉडल थे? देखिए, रोल मॉडल या क्या किस चीज़ ने मुझे प्रेरित किया, दो बातें हैं जी। मैं स्वयं बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार रहता था जी। मुझे बुखार और अस्थमा ये सब की शिकायतें थी बचपन में। जी। तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि यार इस फील्ड में कुछ करना है। वो जो डॉक्टरों को उस वक्त देखता था जी। और जब मैं छोटा था, उस वक्त के जो चिकित्सक हुआ करते थे बेसिकली वो फैमिली फिजिशियन हुआ करते थे। मतलब घर में आके 15 मिनट बैठ के आपके 10 ठो फैमिली प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके और फिर आपकी बीमारी के बारे में भी हल लिख के जाते थे, तो वो प्रेरित करते थे। तो डॉक्टर झा जे.जी. झा करके हुआ करते थे, जो आज़ाद चौक तात्यापारा में प्रैक्टिस करते थे जी। वो मेरे फैमिली फिजिशियन थे। तो एक उनका व्यक्तित्व था जी जो हमेशा थोड़ा सा प्रेरित करता था कि यार देखो कितना सम्मान मिलता है। जी। दूसरे मेरे स्वयं के मामा थे, बड़े मामा डॉक्टर हरिहर त्रिवेदी जी। जो कि भोपाल में हैं, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर से रिटायर हुए। जी। ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने चिकित्सक में लाइन चुनने के लिए मुझे थोड़ा सा प्रेरित किया और मैं आज जो कुछ भी हूँ कहीं ना कहीं ये दोनों से कुछ ना कुछ सीख के ही यहाँ पर पहुँचा हूँ। जी सर, पिताजी से जुड़े कुछ स्मरण आप हमें बताएं। जब पिताजी से जुड़ा जो स्मरण है, पिताजी देखिए ऐसा था, वो एक दरवाजे से घुसते थे, हम लोग दूसरे दरवाजे से दोस्त लोग निकल जाते थे। उस जमाने में पिताजी का डर होता था जी कि यार पिताजी आ गए मतलब खेल कूद बंद जी और वापस बैठ जाओ कहीं पे, लाइन पे लग जाओ, जी हो गया भैया। जितना खेलना कूदना था वो पिताजी के आने के पहले हो सकता है, उसके बाद में तो आपको सिर्फ जो पढ़ाई और गृह कार्य है वो करना है जी और उसमें आपको व्यस्त दिखना है। अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो दिखना है जी। पर उन्होंने बहुत सारी 2-3 चीज़ें मुझे जो उनकी हमेशा याद रहेंगी ज़िंदगी में। वो जब मैं पहला MBBS ज्वाइन कर रहा था, अपना पहला क्लास जाने वाला था, तो उन्होंने बोला था बेटा आज आपका प्रथम विवाह हो रहा है, यू आर नाउ मैरिड टू योर प्रोफेशन, सो दिस इज़ योर फर्स्ट मैरिज। जी। इसको अपना उस प्रकार से लेके चलोगे तो ज़िंदगी में सफल रहोगे। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बोली थी वो ये थी कि कभी भी दूसरे की लाइन को छोटा करने में अपना समय मत खराब करना, अपनी लाइन को इतना बढ़ाओ जी कि आप उस तात्पर्य ये था कि आप कंस्ट्रक्टिव वर्क ज़्यादा करो। वनस्पत किसी के उसकी प्रैक्टिस क्यों ज़्यादा है, दूसरे की कमीज क्यों सफ़ेद है, ये वाला जो चक्कर है जी जी उस पर मत जाइए। और तीसरा उन्होंने हमेशा बोला था टाइम डिसिप्लिन के बारे में। जी। समय पे पहुंचो, समय पे अपने काम करो और समय पे ही सब जगह जितनी भी चीज़ें हैं। जी। ये घड़ी देख के काम करना नहीं होता, बोले अगर आपको देना है तो पूरा समय देना है उस पर। जी। ये 2-3 चीज़ें थी जो मैंने अपने पिताजी से ग्रहित की जी। और वो तारीख हमेशा याद रहती है, 25 जून। जी। वो हमेशा याद रहता है कि यार पिताजी होते तो आज मिस करते हैं उनको। जी। आपने जब चिकित्सक आप बने, आपने यहाँ से पढ़ाई की, फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के बाद पहली बार आपने कहाँ से प्रैक्टिस शुरू की? देखिए, मैं पढ़ने के बाद में करीब 1.5 साल करीब बाहर रहा जी। और मैंने अपनी प्रैक्टिस जो शुरू की थी, अगर सही मायनों में अगर आप बोलेंगे तो छोटा पारा मस्जिद के पास में एक आस्था पॉलीक्लिनिक करके मैं डॉक्टर राजेश त्रिवेदी जी। हम दोनों ने मिलके छोटा पारा में शुरुआत की थी। एक छोटा सा चैम्बर था, 17 मई की तारीख थी
और उस तारीख पे हम दोनों ने मिलके इसको शुरू किया था। वहाँ से सफ़र शुरू हुआ था जी 1990 के आसपास और आज तक के जारी है। जी। डॉक्टर राजेश त्रिवेदी वहीं छोटापारा में ही अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में मेरे यहाँ भी जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया। सर, ये आधुनिक रूप में जैसे रामकृष्ण को आपने आपका जो एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट था कि छत्तीसगढ़ चिकित्सीय क्षेत्र में आगे जाए, हर प्रकार की सुविधाएं हमारे पास हों जिससे हम बेहतर से बेहतर इलाज कर सकें, तो उस दिशा में जब आप सोच रहे थे तो फिर इस सेटअप को कैसा सोचा आपने, किस ढंग से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बता रहा हूँ। 2001 या 2002 में छत्तीसगढ़ बनने के जस्ट बाद जी ये सेटअप की कल्पना मेरी नहीं है। मैं आपको साफ शब्दों में बताता हूँ, ये सेटअप की कल्पना मेरी वाइफ की, मेरी धर्मपत्नी की है। जी। उन्होंने सोचा, उन्होंने ज़मीन ली और ज़मीन लेने के बाद मुझे बताया कि मैंने एक ऐसी ऐसी ज़मीन ले ली है। और हम सोचते हैं कि उस वक्त बूढ़ापारा में नर्सिंग होम था और मोस्ट ऑफ पूरे समय वो भरा ही रहता था, एक्स्ट्रा बिस्तर लगे रहते थे सीढ़ी के नीचे और इस तरफ जगह। तो उन्होंने सोचा कि एक अस्पताल सर्जिकल बड़ा थोड़ा बनाना चाहिए और वहाँ पर पार्किंग और ये सारे इश्यूज़ के बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे। तो उन्होंने एक पर कल्पना की और ये अस्पताल का जब बताया कि ऐसी ज़मीन ले ली है, तब उसके बाद में हमने सोचना चालू किया। तो उस वक्त जितने लोग जुड़े हुए थे उन सब से, जो मेरे दोस्त थे उन सब से, डॉक्टर मडरिया, धावलिया, पराशर, इन सब के साथ में चर्चा करके एक सर्जिकल सेटअप की कल्पना की थी और वो शुरू किया करीब 80-100 बिस्तर से। जी। और 2006 में साथ में ये केयर ग्रुप साथ में जुड़ा। जी। तब तक हम लोगों को लगने लगा था कि अगर हमको एक मल्टी स्पेशलिटी सेटअप डालना है, सुपर स्पेशलिटी सेटअप डालना है, तो हमको किसी न किसी का सहयोग लगेगा। वह सहयोग विभिन्न प्रकार के हो सकते थे। हम चाहते तो कोई अपने तरफ से प्राइवेट इक्विटी फंड ला सकते थे, कोई दूसरी, पर एक टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत ज़्यादा थी। इसलिए हमने केयर के साथ सहयोग किया और 2007 में हम जॉइंट वेंचर के रूप में इस अस्पताल को रूप दिया। मल्टी स्पेशलिटी शुरू हुई। जी। अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं करने की। जी। वो देखते हैं कहाँ किस प्रकार से परिकल्पना, क्योंकि जो विज़न था वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा विज़न था वो मैं शायद नहीं कर पाया। मेरी कल्पना ये थी कि मैं गरीब से गरीब मरीज़ तक के पहुंच सकूं। जी। मैं कहीं उसमें थोड़ा सा पीछे रह जा रहा हूं। जी। मैं अभी भी, मेरा जब तक कि वो स्वप्न नहीं हो पाएगा, मतलब वो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं आखिरी व्यक्ति तक जब तक नहीं पहुंच पाऊंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मेरे को एक ऐसा सेटअप की मेरी कल्पना है जी, जहाँ पे गरीब भी अपना बिना डरे अस्पताल के अंदर प्रवेश करे जी। और ये ना सोचे कि उसको क्या पैसा लगेगा। वो, क्योंकि जब तक वो नहीं हो पाएगा तब तक हम सही मायनों में चिकित्सा को अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पा रहे। जी। डॉक्टर साहब, देवदूत आपने एक अभियान जी। काफ़ी वो लोगों ने उसको पसंद भी किया, बहुत सारे लोगों की हेल्प भी हुई इससे। वो क्या था और उसको आगे बढ़ाने का क्या है विचार आपको? किस तरीके से आप चाहते हैं कि पूरी जगह लोग उस तरीके के जागरूक हों देवदूत योजना के लिए, अभियान के लिए? देखिए, जिस वक्त मैंने वो अभियान शुरू किया था उस वक्त 108 या इस प्रकार की कोई एम्बुलेंस नेटवर्किंग नहीं थी। जी। ठीक है, उस वक्त मेरा जो मेन ध्येय था वो लोगों को प्रमोट करना जी। कि आप अगर अपने रास्ते में कोई सड़क में किसी को देख रहे हैं, वो चक्कर खा के गिर गया है या एक्सीडेंट हो गया है, चोट लगी है, गिरा पड़ा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी कृपा करके सहायता करें, उसको निकट के अस्पताल में पहुंचाएं। कोई भी अस्पताल हो, निकट के अपने अस्पताल में पहुंचाएं। ऐसे पहुंचाने वाले लोगों को हम लोग सम्मानित करते थे। जी। अब धीरे धीरे ये हुआ कि 108 एम्बुलेंस इतनी आ गई जी। कि आज आप एक नंबर डायल करिए, तुरंत एम्बुलेंस पहुंच जाती है। जी। जी। पर मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे दूसरा अभियान चलाने की आवश्यकता नज़र आ रही है और वो अभियान है अंगदान, ऑर्गन डोनेशन। जी। एक तो ऑर्गन डोनेशन इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं किडनी और लीवर के मरीज़ बहुत तादाद में बढ़ रहे हैं। जी। और लोग अगर किडनी और लीवर डोनेट करने के लिए आगे आएंगे, खास करके ऐसे व्यक्ति जिनका अभी हमारे प्रदेश में नियम पास हो चुका है और बहुत जल्दी उस पर भी काम हो जाएगा,
जिनकी ब्रेन डेथ हो जाती है, उनके परिवारों को समझाना कि आपके परिवार का जो व्यक्ति जा रहा है वो कहीं ना कहीं किसी और व्यक्ति में किसी रूप में जीवित रहेगा, उसके अंग जीवित रहेंगे। और इस प्रकार से अगर आप अंग दान करते हैं तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा दान होगा एक मरीज को। तो मेरे ख्याल से ये कैंपेन है जिसको मैं बहुत ज़्यादा दिल में है और इसको करना चाहता हूँ। जी, माँ से जुड़ी कोई स्मृतियाँ, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर हम जाते हैं लेकिन जो माँ से जुड़ी जो बातें रहती हैं, चाहे उनका बनाया वो व्यंजन हो, चाहे उनकी डांट हो, या कहें कि उनसे जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें रहती हैं कि ऐसा लगता है कि माँ हमें समझ रही है। और चाहे हम हारे चाहे जीते हैं, माँ जो है हमारे साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करती हैं। जैसे हम कभी बाहर हार गए तो व्यवहार लोगों के बदल जाते हैं, जीत गए तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन माँ का व्यवहार हमेशा सम्यक रहता है, हमेशा बराबर रहता है। उनसे जुड़ी कोई स्मृतियाँ, उनसे जुड़ी कोई बातें आप हमसे चर्चा। मेरी माता जी अभी भी जीवित हैं जी, और मैं आपके साथ में 2-3 स्मृतियाँ शेयर करना। एक मैं जिस वक्त हम लोग पढ़ रहे थे, बचपन में थे, जी, मेरे पिता एक स्कूल में प्रिंसिपल थे, शासकीय स्कूल में, और उस वक्त आप जानते हैं कि ऐसा कोई लो मिडिल इनकम ग्रुप टाइप के आप बोल सकते हैं कि हम उस स्थिति में थे जिस वक्त वो प्रिंसिपल थे। महीने का आखिरी आता था तो हम लोग अलमारी खोलते थे, साड़ियों के बीच में वो कुछ ना कुछ छुपा के पैसे रखे रहती थी, उसको खोजने की कोशिश करते थे जी, कि यार कहीं 10 रुपया 5 रुपया मिल जाएगा और कुछ काम आ जाएगा। उनका बनाए हुए व्यंजनों में दही बड़ा वो बनाती हैं जी, तो बहुत अच्छा बनाती थी, जी, मुंह में रखो घुल जाए ऐसे दही बड़े बनते थे। तीसरी जो मुझे, आपने अभी कुछ देर पहले जब हम ऐसी चर्चा कर रहे थे कैमरे के बाहर, तो आप एक आई चीज चर्चा मेरी बीमारी के बारे में, मुझे याद है जब मैं अमेरिका से लौट के आया था जी, और घर की सीढ़ी चढ़ के जब मैं ऊपर पहुंचा तो एक आरती लेके थाली में वो मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी हुई थी। उस वक्त लगा था कि यार कहीं ना कहीं इसके मन में क्या गुजर रही होगी पिछले 2 महीने 3 महीने से जब से मैं बीमार पड़ा हूँ। जी, तो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि हार में ना जीत में जी, हर समय वो साथ में रही। बिल्कुल। और बचपन में जब बीमार रहता था काफ़ी ज़्यादा रहता था, तब भी वो पूरे समय मेरे रात भर जगती थी। जी, और उनका आज जो कुछ भी हूँ, बहुत श्रेय माता पिता को तो जाता ही है। जी, पत्नी के अलावा माता पिता को बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है। उन्होंने बहुत कष्टप्रद जीवन बिता के मुझे पाला बड़ा किया, इतना यहाँ तक पहुँचाया। जी। अंतिम में डॉक्टर साहब मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे प्रदेश के लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, उन्हें एक अच्छा संदेश दें कि वो अपने कर्तव्यों को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने बड़ों का सम्मान करें, क्योंकि कहीं न कहीं संस्कार की कमी जो है धीरे धीरे होती जा रही है। आपने पूरे एक समझा रायपुर को बदलते देखा, आपने प्रदेश को बदलते देखा, बहुत सारे नई चीज़ें हमारे बीच आईं। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि एक अच्छा संदेश दें जिससे नई पीढ़ी, जो नए डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको भी प्रेरणा मिले और जो नए युवा वर्ग है उनको भी आपसे प्रेरणा मिले। देखिए, जो नए युवा डॉक्टर हैं उनके लिए मेरा संदेश बहुत साफ है, बहुत क्लियर है। आपको एक मौका मिला है कि आप कुछ कर गुजरें। जी, बेहतर होगा कि आप अपने मरीज के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट रहें। उसकी जो भी, देखिए वो उसको उतना ज्ञान नहीं है बीमारी के बारे में, वो आपसे जितना समय अपेक्षित रखता है उतना समय उसको दें। कोशिश करें कि वो उसको संतुष्ट करें, उसके सवालों के पूरे जवाब देने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं उसके साथ दिल से जुड़ें। जब तक आप दिल से नहीं जुड़ेंगे, उसका दिल और आपका दिल, दोनों का दिल अगर नहीं जुड़ेगा तो वो विश्वास नहीं डेवलप हो पाएगा। तो आप चिकित्सकों को तो यही मेरी राय है कि एक दिल से जुड़ के उनके साथ में मरीजों को अपना समझ के उनका इलाज करना शुरू करें। जी, घड़ी देख के, दुकान खोल के उस प्रकार का थोड़ा सा दूर हो जाए उन सब चीज़ों से। जी, जो युवा वर्ग है उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस कोरोना काल के बाद में एक नया भारत का उदय होना निश्चित है। और उस नए भारत में आप सब युवा वर्ग से एक ही उम्मीद रखता हूँ कि आप समय पे अपना काम करें, परिवार को भी सम्मान दें, बच्चों को समय दें
और समाज को जितनी ज़रूरत है उससे 2 कदम आगे जाके करने की कुछ ना कुछ सोचें। जी तभी देश का विकास होगा, तभी आपका भी स्वयं का भी विकास होगा। जी, बहुत सारी बातों को आपने हमसे साझा किया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा और निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। हमारे साथ थे डॉक्टर संदीप देवे जी, आपका बहुत बहुत आभार।